चैप्टर 3। अब आगे। अरे जयंत जी, आप यहाँ? रज्जो ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। उसके माथे पर अभी भी हल्का पसीना आ रहा था। वहीं सामने खड़ा जयंत उसे तीखी नजरों से घूर कर देख रहा था। थोड़ी देर पहले तुम्हें यहाँ आते देखा था तो तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रहा था, लेकिन जब तुम बहुत देर तक आई नहीं तो मजबूरन मुझे ही यहाँ आना पड़ा। चलिए अपने कमरे में चलते हैं। रज्जो जयंत का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। वहीं दूसरी ओर ध्वनि उस कोटे से भागकर काफी दूर आ गई थी। उसने पुलिस के पास जाना बेहतर न समझा, क्योंकि उसने कोठे के बाहर ही पुलिस को कई गाड़ियां देखी थी जो रज्जो के कहे गए शब्दों की गवाही दे रही थी। वो अभी चलते चलते थोड़े सुनसान इलाके में आ गई थी, जहां दूर दूर तक कोई गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही थी। काफी देर दौड़ने की वजह से इस वक्त उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसे खुद के प्यास से ज्यादा अपनी बहन की चिंता हो रही थी। अभी वो चल ही रही थी कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया, जिसे महसूस कर उसकी सांसें हलक में ही अटक गई। ध्वनि ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने 3 शराबी खड़े हुए थे, जो उसे ही अपनी गंदी हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। ध्वनि को उन तीनों से शराब की तेज गंध आ रही थी। ए छोकरी कोथाई जसचो, थोड़ी हमारी प्यास तो बुझा दो, उस आदमी ने ध्वनि के कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए कहा तो ध्वनि घबरा गई। वो तीनों बंगाली में ध्वनि के लिए कुछ कमेंट्स कर रहे थे। ध्वनि को भले उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो इतना तो समझ चुकी थी कि ये तीनों उसके साथ कुछ गलत करने के इरादे से आए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर एक ब्लैक बुगाटी कार के बोनेट के ऊपर एक करीब 22 साल का लड़का लेटा हुआ था, जिसके एक हाथ बियर कैन थी और दूसरे हाथ से वो अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसे पीछे से किसी लड़के ने आवाज दी, करण अब तू अपना ये ड्रामा खत्म करेगा या नहीं? उस लड़के की आवाज सुनकर करण कार की बोनेट से उठकर बैठ गया। निहाल ब्रो, अब आप भी डेयर डेविल मत बनो। मैं तेरे भाई की तरह कभी बन भी नहीं सकता। आखिर कौन उसकी तरह हार्टलेस होना चाहेगा? उसने तो क्रूएलिटी में पीएचडी की रखी है। कभी कभी तो मैं खुद भी सोचता हूँ कि क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। निहाल ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो करण ने भी मायूसी से अपना सर हिला दिया। अगर तुम दोनों का ये ड्रामा ओवर हो गया हो तो उस शैतान के दिए हुए टाइम में वापस होटल पहुंचो, वरना तुम दोनों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो वो डेविल कच्चा खाने के लिए 24 घंटे उतारू रहता है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं उसका असिस्टेंट बना था। कार की ड्राइविंग सीट पे बैठे एक लड़के ने कहा, जिसकी बात सुनकर करण का नशा 1 सेकेंड में ही रफू चक्कर हो गया। आप सही कह रहे हैं राज ब्रो, जल्दी चलिए वरना मेरे ब्रो कब शैतान बन जाएंगे पता नहीं चलेगा, करण ने कहा और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। निहाल जो अभी कार में बैठने ही वाला था, उसके हाथ को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। निहाल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत लड़की, जिसने एक नॉर्मल सी सलवार कमीज पहनी हुई थी, वो उसके हाथ को पकड़कर उससे हेल्प मांग रही थी। प्लीज हेल्प मी, वो तीनों मुझे परेशान कर रहे हैं, प्लीज हेल्प मी, उस लड़की ने उन तीनों शराबियों की ओर पॉइंट करते हुए कहा तो निहाल गुस्से से उस ओर देखने लगा। वहीं उस लड़की को देख करण और राज भी कार से बाहर निकल आए। क्या मैटर है ब्रो? करण ने उस लड़की को देखते हुए कहा। इस लड़की को वो तीनों बदमाश परेशान कर रहे हैं, निहार ने उन तीनों शराबियों को घूरते हुए कहा। वहीं वो तीनों शराबी अपने सामने खड़े उन तीनों बॉडी बिल्डर जैसे लड़कों को देखकर डर गए। उन शराबियों को उन तीनों लड़कों की आंखों में साक्षात अपना काल नजर आ रहा था। सुब्रतो, लगता है गलत जगह फंस गए रे, उन शराबियों में से एक ने अपने साथी से कहा और वो तेजी से वहां से भागने लगे। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते, निहाल ने उन तीनों को अपनी गन से शूट कर दिया। इसी के साथ उन तीनों की लाश जमीन पे गिर गई। वहीं वो लड़की तो ये नज़ारा देखकर तो बेहोश ही होने वाली थी, लेकिन उसने पहले भी ऐसा दृश्य अपनी जिंदगी में देखा हुआ था, इसलिए उसने खुद को संभाल लिया।
वो इतना तो समझ चुकी थी कि ये लोग कोई आम इंसान नहीं है। वो लड़की तुंगरत ही वहां से जाने को हुई, तभी उसे पीछे से निहाल की आवाज सुनाई दी। सुनो जी, उस लड़की ने अपने डर को छुपाते हुए कहा। इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? वो भी बिना हमें थैंक्स बोले, निहाल ने हल्की स्माइल के साथ कहा। वहीं करण और राज तो आंखें फाड़े अपने सामने खड़े लड़के को देख रहे थे जो उस लड़की से मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। वहीं निहाल की बात सुनकर वो लड़की सोच में पड़ गई कि वो अब इस बला से अपना पाला कैसे छुड़ाए। तभी उसके कानों में दोबारा निहाल की आवाज सुनाई पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? ध्वनि ने थोड़ा देर की चुप्पी के बाद कहा। ध्वनि, निहाल खुद में ही उसका नाम दोहराया। चलो हम तीनों तुम्हें छोड़ देते हैं, टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर हमने तुम्हें हर्ट करना चाहा तो तुम इस गन की सारी गोलियां हमारे सीने में उतार सकती हो, निहाल ने ध्वनि के हाथों में अपने गन को थमाते हुए कहा। लेकिन ध्वनि के दिमाग में तो कुछ और ही बातें चल रही थी। उसने एक नज़र उन तीनों की ओर देखा, फिर अपनी नज़रें निहाल की ओर कर वो बोली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ध्वनि ने रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। तो वो तीनों ध्वनि की ओर हैरानी से देखने लगे कि अब क्या प्रॉब्लम है इसे। हाँ हाँ जरूर, तुम बताओ तो सही, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? निहाल ने ध्वनि से प्यार से पूछा। तो ध्वनि ने अपनी कोलकाता आने के बाद की सारी बातें निहाल को बता दी। ध्वनि की सारी बातें सुनने के बाद उन तीनों का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। निहाल ने ध्वनि के आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहा, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन पहले हमें किसी से परमिशन लेनी होगी। ध्वनि ने हैरानी से निहाल से पूछा, किससे? शैतान से, पीछे से किसी की सर्द आवाज आई, जिसे सुनकर उन चारों के शरीर में डर की लहर दौड़ पड़ी। उस आवाज को सुनकर तो निहाल, करण और राज के रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई।